मुजाहिद तालीम वली रहमानी को दी मुस्लिम इंस्टीट्यूट ने सर सैयद अहमद ख़ान अवार्ड से नवाजकर उन्हें जो एजाज़ बख्शा है, यकीनन वो काबिल सताइश है। इस शख्स ने सिर्फ 26 साल की उम्र में वो काम किया है जो लोगों की पूरी उम्र गुजर जाती है, लेकिन वो काम वो नहीं कर पाते हैं। वली रहमानी ने तालीमी निज़ाम में एक इनकलाब बर्पा कर दिया है और सर सैयद अहमद ख़ान के अलीगढ़ियन को एक सीख दी है। आइए हम सुनते हैं कि उन्होंने अपने तकरीर में क्या कुछ कहा। Academics is just a drop in the ocean of education. The remaining water is tarbiyat. The remaining water is tarbiyat, is upbringing. सारे इदारों में सब कुछ हो रहा है, साइंटिस्ट भी बन रहे हैं, डॉक्टर्स भी बन रहे हैं, सब कुछ बन रहे हैं। नहीं बन रहे, नहीं हो रहा है तो अफराद साजी नहीं हो रहा है, वो इंसान नहीं बन रहा। अगर मैं किसी को आज ये कहता हूँ, कई ओकेशन पे ऐसा हुआ कि मैं लोगों से कहता हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलता। मैं क्या कहता हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलता। लोग लगता है ठीक है, बड़ा बहुत मुश्किल से आप पहुँच पाया हो कि मैं झूठ नहीं बोलता। ठीक है, तो लोगों को एहसास ही नहीं कि कितना बड़ा अचीवमेंट है ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक मुसलमान सब कुछ कर सकता है पर झूठ नहीं बोल सकता। बट पीपल फेल टू रियलाइज दिस कि कितनी बड़ी अचीवमेंट है। सो मोरालिटी में हम कितने नीचे आ गए हैं कि हमें वैल्यू सिस्टम की इंपॉर्टेंस नहीं पता। मैं ये कहता हूँ कि मैं हसद नहीं करने की कोशिश करता हूँ। आई ट्राई नॉट टू बी जेलस। Is it an easy task not to be jealous? It is very difficult. You have to be conscious every second of your life not to be jealous. मैं कहता हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे अंदर किब्र यानी प्राइड ना आए कि मैं ओके मेरे अंदर भी नहीं है, अरे झाँक के देखो तब पता चलेगा है कि नहीं। पर ये वैल्यू सिस्टम जो मैं बात कर रहा हूँ, मोरालिटी इज गॉन फ्रॉम द सोसाइटी। मोरालिटी इज गॉन। इसलिए हमें दिखता है कि भाई ये सर्टन चीफ जस्टिस ने ये पास किया जजमेंट, वाह वाह वाह, रिटायरमेंट के बाद किसी ऐसे पार्टी को ज्वाइन कर लिया जिसके हाथ खून से रंगे हुए। तो कहाँ है मोरालिटी? वेयर इज मोरालिटी? मोरालिटी इज मिसिंग फ्रॉम आवर सोसाइटी टुडे। और इसके पीछे ये सारे इदारों की जिम्मेदारी है जिसमें हर चीज़ बनाया, डॉक्टर्स बनाया, इंजीनियर्स बनाया, साइंटिस्ट बनाया, एस्ट्रोनॉट्स बनाया, एंटरप्रेन्योर्स बनाया, बिजनेसमैन बनाया, सब कुछ बनाया। नहीं बनाया तो इंसान नहीं बनाया। आज इंसान साजी और अफराज साजी की जरूरत है। इसकी जरूरत है। कौन बना रहा है इंसान? कौन काम कर रहा है इस पर? मेरी कोशिश है, और मैं नहीं कहता हूँ सक्सेसफुल मॉडल है, क्योंकि लोग कहते हैं कि 365 दिन में आपने एक और स्कूल खड़ा किया तो हर साल एक स्कूल खड़ा कीजिए। मैं कहता हूँ नहीं करूँगा मैं, जब तक कम से कम मेरी पहली बैच निकल कर दुनिया को ना दिखा सकूँ कि दिस इज अ सक्सेसफुल मॉडल। एक बार दिखा दो फिर हर साल 100 स्कूल खोल सकते हैं इंशाल्लाह, मगर नॉट नाउ, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। और आखिरी बात जिसमें मैं बात को ख़त्म करना चाहता हूँ कि अक्सर ये मुसलमान गलती करते हैं कहकर कि मुसलमानों के एक हाथ में कुरान होना चाहिए और दूसरे हाथ में क्या होना चाहिए? साइंस होना चाहिए। यानी आप ये कह दिया कि कुरान साइंस से खाली, कुरान साइंस से खाली, आपने कुरान को साइंस से अलग कर दिया। कुरान इज नॉट एब्सेंट ऑफ साइंस, कुरान इज नॉट एब्सेंट ऑफ साइंस। बट हमारी गलती है कि आज से 60 साल पहले किसी एक डॉक्टर साहब ने औरत के वूम्ब पे रिसर्च करते हुए बताया कि औरत की कोख में 3 झिल्लियाँ हैं, there are 3 layers in a womb of a woman। फिर मुसलमानों का देखो हमारे कुरान में भी लिखा है ये। अरे 1400 साल पहले लिखा था। Why didn't you read that and try to search the book? हमने रिवर्स कर दिया। वो साइंटिस्ट ने कहा तो हाँ देखो हमारे कुरान में लिखा है। अरे हाँ लिखा है, 1400 साल से लिखा था। हमारी गलती है कि हमने जब कुरान पढ़ा कि लिखा है कि औरत के वूम्ब में 3 झिल्लियाँ हैं, why didn't we try to search? Why didn't we try to do research on that woman's womb? It is time that we reverse our strategies and try to read Quran, learn science from there, and then tell the world that Quran is not absent of science, inshallah. You, and especially Shamsul Salihin Sahab and everybody else present here, thank you so much for being here. Assalamu alaikum. And especially all these office bearers of the Muslim Institute for acknowledging my work and considering me worthy enough to be recipient of Sir Sayyid Award. I would now travel from speaking in
traverse from speaking in English to speaking in Hindustani language, because I do not believe that I can speak very good Hindi. I do not believe that I can speak very good Urdu, because my parents are Bihari and none of them have even passed class 12 or class 10 rather. My father has passed class 12 and my mother has passed class 7 only. But yes, they could give me world class education, because they understood the value of education. So I did not have the culture of learning a particular language at home. So I say that I speak in Hindustani language, which is a mixture of Hindi, English and all the other languages. And especially like Dr. Amit Dev was mentioning, that Sir Syed Ahmad Khan used the local language, Urdu language, to reach out to the masses. In the same way, I've been following his path. I speak sometimes in Calcutta language when parents of certain areas come to my school. So I tell them, "Acha, aap aa gayi hai." So you need to understand, and that's not a language, that's a dialect, and that dialect should be appreciated if that's a dialect, and with little polishing in that dialect if possible, if you understand what I mean. So I would now try to speak in Hindustani language, because a lot of people are here to listen out to me who do not understand English, because it's just a language. So who understand, most of us understand, all of us present in this room understand the Hindustani language. So I would now transgress and start speaking in the Hindustani language, inshallah. So what have I achieved? So more than मैं क्या हासिल किया, 365 दिन में एक इदारा मैं खड़ा कर पाया अल्लाह की मदद से और लोगों की मदद से. ये तो एक कामयाबी, एक हद तक मैं कामयाब हूँ. मगर उससे ज़्यादा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं 26 साल का हूँ, पर 23 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी और मेरी 2 बेटियाँ हैं. मैं एक अच्छा बेटा हूँ, एक अच्छा शौहर हूँ और एक अच्छा बाप हूँ 2 बेटियों का. तो ये ज़्यादा बड़ी कामयाबी है मेरे लिए बनिस्बत की ये कि मैं एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन 26 साल की उम्र में खड़ा कर पाया मैं. तो मैं इसलिए, बहुत सारे नौजवान यहाँ बैठे हैं जिनके लिए मैं समझता हूँ कि ये एक नसीहत है मेरी तरफ से कि हम लीडर्स जो हैं वो कई बार जो है सोसाइटल फ्रंट पे जो है वो कामयाब हो जाते हैं, पर फैमिली फ्रंट विच इज़ द कोर, वहाँ पे वो फेल हो जाते हैं. तो फैमिली फ्रंट इज़ द कोर एंड दैट इज़ द बिगिनिंग. जो फैमिली फ्रंट के पास हो जाए उसके बाद उसको दुनिया की तहरीक पे कदम रखना चाहिए और उसको फिर वहाँ पे मेहनत करनी चाहिए. एक लीडर कौन है? हु इज़ अ लीडर? इसके अलग अलग लोगों के अलग अलग जवाब हो सकते हैं और सारे जवाब सही हैं, मगर मैं अपनी कैपेसिटी में बस आपको ये बता सकता हूँ कि लीडर वो है जिसके पास विजन है. लीडर वो है जिसके पास विजन है. और आज सर सैयद अहमद खान की 207th बर्थ एनिवर्सरी है. तो अगर आप पलट कर देखें तो सर सैयद अहमद खान लीडर इसलिए हैं क्योंकि उनके पास विजन था. पर क्या सिर्फ विजन हो जाना काफ़ी है आपके लीडर बनने के लिए? नहीं, आपको उसके बाद मेहनत भी करनी होगी और बेलौस मेहनत करनी होगी और आखिरी दम तक मेहनत करनी होगी, बिना थके मेहनत करनी होगी. जिस तरह कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ला आयशा इल्ला आयशल आखिरा, देयर इज़ नो कंफर्ट एक्सेप्ट द कंफर्ट ऑफ हियर आफ्टर. सो सर सैयद अहमद खान ने इसी बात पे अमल किया और अपनी ज़िंदगी में आराम नहीं किया, इसलिए वो लीडर बन सके. पर अब मेरा सवाल ये है कि जब भी सर सैयद अहमद खान की बात होती है और AMU की बात होती है तो अक्सर ऐसा होता है कि मैं वाहिद इंसान कमरे में ऐसा होता हूँ जो लोगों को आईना दिखा रहा होता हूँ. मगर हमारे डॉक्टर अनीस साहब ने ये काम कर दिया आज माशाल्लाह, इसलिए मैं आपका इंतज़ार कर रहा था. इंट्रोडक्शन में आपका जिक्र नहीं किया मैं. अक्सर ऐसा होता है कि वाहिद इंसान मैं होता हूँ जो लोगों को आईना दिखा रहा होता है, वरना सारी चीज़ें बड़ी गुडी गुडी हो रही होती है कि सर सैयद ने ये किया, सर सैयद ने वो किया, चलिए हम बिरयानी खाते हैं. सर सैयद ने वो किया, सर सैयद ने ये किया, चलिए हम चाप खाते हैं. सर सैयद ने वो किया, सर सैयद ने ये किया, आहा क्या बात है, ये कोल्ड ड्रिंक पीते हैं. तो सर सैयद ने जो किया आप क्या कर रहे हैं माशाल्लाह? सर सैयद के फुटप्रिंट्स को फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? सैडली आज अलीगढ़ जो है वो क्या है? सर सैयद के बाद फर्स्ट जनरेशन, और डॉक्टर अमित साहब ने मेंशन किया एक किताब या एक समथिंग विच सेड द फर्स्ट जनरेशन ऑफ सर सैयद, एंड आई वुड डेफिनेटली मीट यू टू गेट होल्ड ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स एंड all these books that I get to know more about Sir Syed Ahmad Khan. क्योंकि पिछले 6 साल में मैं सिर्फ काम किया हूँ. मतलब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पिछले 6 साढ़े 6 या 7 साल में few members of my team are here. गज़ाला मैम, she's been there with me since first day, और बिना शुबा वो कह सकती है कि शायद उन्होंने पिछले 7 सालों में मुझे किसी एक पल आराम करते हुए देखा होगा. मैं एक दिन की बात नहीं, मैं एक पल की बात कर रहा हूँ. मैं एक पल, और मैं ये विद ऑल ह्यूमिलिटी आई एम सेइंग दिस, और ये दुआ करते हुए कि इसमें रियाकारी ना हो ताकि अल्लाह नाराज़ ना हो जाए मुझसे और मेरी मेहनतें बेकार ना हो जाए. और मैं
पिछले 7 साल में शायद एक पल होगा जहाँ मैं आराम किया होगा। तो अगर फिजिकल आराम भी है तो मेंटल आराम नहीं था उसका। तो आई हैव बीन स्ट्राइविंग एंड स्ट्राइविंग एंड स्ट्राइविंग। तो सवाल ये था कि सर सैयद अहमद खान के बाद आज 150 साल हो गए एएमयू को और एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के एस्टैब्लिशमेंट के बाद आज एएमयू का हाल ये है कि, और आईना दिखाना होगा, किसी को तो दिखाना होगा, किसी को तो डेविल्स एडवोकेसी करना होगा, वरना हम जो है अपने स्लंबर में सोते रहेंगे और गुडी गुडी वर्ल्ड में जीते रहेंगे। तो somebody has to become the bad guy. So let me do the honors of being the bad guy today. So with all due respect and all due with your permission, Salim Saab and everybody's permission. So AMU में somebody said, सर सैयद अहमद खान ने कहा कि इसको एशिया का कैम्ब्रिज बनाना है, और मैं कहता हूँ कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, जितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आईवी लीग कॉलेजेस हैं, वो बनाना है। ठीक है, अच्छी बात है, पर क्या है आज एशिया का कैम्ब्रिज? हाँ, ज़मीन के फैलाई पर अगर मैं बात करूं, यानी एशिया का सबसे बड़ा एजुकेशनल हब तो है, तो व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ एएमयू टुडे? एक सर सैयद अहमद खान ने एशिया का सबसे बड़ा एजुकेशनल हब बना दिया। उस एएमयू से पढ़े हुए लाखों लोगों ने हर शहर में एक और एएमयू नहीं बना पाए, पर हर साल मिलकर बिरयानी ज़रूर खाते हैं। तो सवाल ये है कि हम कर क्या रहे हैं? क्या सर सैयद अहमद खान की बातों को हम सिर्फ बातें करते जा रहे हैं? डू वी कीप टॉकिंग और डू वी प्रैक्टिस what he was preaching and what he did? Was he a preacher? क्या वो सिर्फ बोलने वाले थे या काम करने वाले थे? वो काम करने वाले थे। He was a doer, he was not just a preacher. आज एएमयू के पढ़े हुए लोग वापस एएमयू में आते हैं और एएमयू में साल जिंदगी बीत जाती है और एएमयू से रिटायरमेंट हो जाती है। आप बताइए ये कि आज एएमयू के पढ़े हुए लोग टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या इजाद कर रहे हैं? आज एएमयू के लोग, या ठीक है एएमयू पे नहीं डालता हूँ मैं, बल्कि कहता हूँ मैं कि पढ़ने वाले लोग, सवाल ये है कि पढ़ने वाले लोगों ने आज पढ़ाई को पेट के लिए बना दिया है। किसके लिए बना दिया है? पेट के लिए बना दिया है। सर सैयद अहमद खान का ये विजन नहीं था कि पढ़ना पेट के लिए। आप पढ़ेंगे तो पेट भर जाएगा। आपके दादा का भी भरा था, आपके अब्बा का भी भरा था, आपका भी भर रहा है, आपके बेटे का भी पेट भरेगा। आप समझ रहे हैं बात? तो तालीम जो है पेट के लिए नहीं है, तालीम पेट के लिए नहीं है, और जो पेट के लिए तालीम हासिल करता है उसका पेट कभी नहीं भर पाएगा, उसका पेट कभी नहीं भर पाएगा। तो तालीम क्यों हासिल करना? हमें तालीम हासिल इसलिए करना है ताकि हम सोसाइटी में कंट्रीब्यूटर्स बन सकें, सोसाइटी में इक्वल कंट्रीब्यूटर्स बन सकें। तो आज के ज़माने में कंट्रीब्यूशन क्या है? जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में कुरान नाजिल हुई थी, तो उस वक्त जो दौर था वो लिटरेचर का दौर था, इसलिए कुरान पोइट्री के फॉर्म में नाजिल थी, और बड़े बड़े पोएट सारे फेल हो गए कुरान के सामने। और कहा ये कौन सा पोएम है? दे वर इन ऑ ऑफ इट, ये कौन सा पोएम है? फिर आया वक्त साइंस का, फिर आया वक्त फिलोसफी का, फिर आया वक्त साइंस का, फिर आया वक्त इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। आज किस दौर, किस चीज़ का वक्त है? आज वक्त है टेक्नोलॉजी का। अगर आज भी हम सिर्फ तालीम और सर सैयद अहमद खान ने ये किया और ये किया करते रह जाएंगे, ये नहीं समझेंगे कि वो विजनरी थे, वो डूअर थे, वो प्रीचर नहीं थे, तो हम वो तालीम हासिल करते रह जाएंगे जिस तालीम की आज ज़रूरत नहीं है। आज टेक्नोलॉजी का ज़रा है, अगर हम टेक्नोलॉजी के सिर्फ कंज्यूमर्स बन के रह गए तो हमें कोई नहीं पूछेगा। हमें सब लोग मार रहे हैं, सब लोग काट रहे हैं, सब लोग बदनाम कर रहे हैं यानी मुसलमानों को, और ऐसा होता रहेगा। हमें टेक्नोलॉजी के ज़रिए टेक्नोलॉजी के स्टेक होल्डर्स और टेक्नोलॉजी के बताइए कंट्रीब्यूटर्स बनना पड़ेगा इंशाअल्लाह। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? टेक्नोलॉजी के ज़रिए कंट्रीब्यूटर्स बनना पड़ेगा। तो मैं ये कहता हूँ कि हमें वी नीड समबडी फ्रॉम द कम्युनिटी टू स्टैंड अप एंड डेवलप समथिंग लाइक व्हाट्सएप। अब आप बताइए, एक पेजर के अंदर बम फिट कर दिया और इतने लोग मारे गए बिकॉज वी वर कंज्यूमर्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड दे वर स्टेक होल्डर्स ऑफ टेक्नोलॉजी। So do we want to continue to be the consumers of technology or do we want to become the stakeholders of technology? तो आज किस तरह की तालीम हासिल करनी है उस पर थोड़ा वक्त मिलेगा तो मैं और 10 मिनट बात कर सकता हूँ। अगर आप बोर हो चुके तो मैं अपनी बात यहाँ खत्म करूँ।